आप सुन रहे हैं एनर्जी ए ह्यूमन हिस्ट्री, रिचर्ड रोड्स की किताब की हिंदी ऑडियो बुक समरी। ये किताब बताती है कि इंसान ने कैसे ऊर्जा को समझा, नियंत्रित किया और उसका उपयोग करके पूरी सभ्यता को बदल दिया। रिचर्ड रोड्स हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जहां हम देखते हैं कि कैसे लकड़ी से लेकर परमाणु ऊर्जा तक इंसान ने दुनिया को बदल दिया। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलता हूं जो मानव सभ्यता की सबसे गहरी और सबसे शक्तिशाली कहानी है। ये कहानी है ऊर्जा की, उस अदृश्य शक्ति की जिसने हमारे पूर्वजों को अंधेरे में रोशनी दी, जिसने औद्योगिक क्रांति के विशाल इंजनों को चलाया और जिसने आज हमारे हर छोटे से छोटे काम को संभव बनाया है। रिचर्ड रोड्स की अमर कृति एनर्जी और ह्यूमन हिस्ट्री हमें बताती है कि ऊर्जा सिर्फ एक तकनीकी शब्द नहीं, बल्कि मानवीय सरलता, महत्वाकांक्षा और संघर्ष की अनकही गाथा है। तो आइए सैकड़ों साल पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हमने लकड़ी से लेकर परमाणु तक और कोयले से लेकर सूरज की किरणों तक ऊर्जा के हर रूप को अपने वश में करने की कोशिश की। हमारी कहानी उस समय से शुरू होती है जब इंसान ने पहली बार आग पर काबू पाया। लाखों साल पहले हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे। उनके लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत था लकड़ी। वे लकड़ी जलाकर खाना पकाते थे, सर्दी से बचते थे और जंगली जानवरों को दूर रखते थे। लकड़ी उनके लिए जीवन थी। उन्होंने लकड़ी से घर बनाए, औजार बनाए और यहाँ तक कि पहिए भी बनाए। लेकिन लकड़ी की अपनी सीमाएं थीं। ये भारी थी, इसका ऊर्जा घनत्व कम था और जैसे जैसे आबादी बढ़ी, जंगल कटने लगे, शहरों के पास के जंगल खत्म होने लगे और लोगों को ईंधन के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। ये पहला संकट था जिसने इंसान को ऊर्जा के नए स्रोतों की तलाश पर मजबूर किया। ये तलाश हमें ले गई कोयले की खानों में। कोयला हमेशा से धरती में छिपा था, लेकिन उसकी असली पहचान औद्योगिक क्रांति के साथ हुई। 18वीं सदी के अंत में ब्रिटेन में एक नई तकनीक ने दुनिया बदल दी। जेम्स वाट ने भाप इंजन में सुधार किया। अब कोयले को जलाकर भाप बनाई जाती और वो भाप विशाल मशीनों को चला सकती थी। ये एक ऐसी शक्ति थी जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। कोयले की खदानें गहरी होती गईं, रेलगाड़ियां कोयला ढोने लगीं और कारखानों की चिमनियां धुआं उगलने लगीं। लंदन और मैनचेस्टर जैसे शहरों का आसमान कांपड़ गया, लेकिन साथ ही स्टील का उत्पादन बढ़ा, रेल की पटरी बिछी और जहाज समंदर पार करने लगे। कोयले ने औद्योगिक युग की नींव रखी, लेकिन इसकी कीमत थी प्रदूषण, खदानों में काम करने वालों की मुश्किल जिंदगी और धरती का बोझ। 19वीं सदी के मध्य में ऊर्जा के क्षितिज पर एक नई रोशनी दिखी। 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में एडविन ड्रेक ने दुनिया का पहला सफल तेल कुआं खोदा। ये एक साधारण सी घटना लग सकती है, लेकिन इसने दुनिया की तस्वीर ही बदल दी। तेल या कच्चा तेल कोयले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। इसे ढोना आसान था और इससे न सिर्फ इंजन चलते थे, बल्कि इससे पेट्रोल, डीजल और हजारों पेट्रोकेमिकल उत्पाद बनने लगे। प्लास्टिक, उर्वरक, दवाइयाँ, ये सब तेल की ही देन थी। तेल ने परिवहन की दुनिया को बदल दिया। ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज और बड़े बड़े जहाज अब तेल से चलने लगे। अमेरिका में स्टैंडर्ड ऑयल जैसी कंपनियों ने विशाल साम्राज्य खड़े कर दिए। तेल की तलाश में लोग दूर दराज के इलाकों में पहुंच गए। मध्य पूर्व के देश, जहां तेल के विशाल भंडार थे, दुनिया के सबसे अमीर और सबसे विवादास्पद क्षेत्र बन गए। ओपेक तेल निर्यातक देशों का संगठन ने तेल की कीमतों पर नियंत्रण करना शुरू किया और तेल भू राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन गया। तेल के साथ साथ प्राकृतिक गैस भी धीरे धीरे महत्वपूर्ण होती गई। शुरू में इसे तेल के कुओं से निकलने वाला एक उप उत्पाद समझा जाता था, लेकिन 20वीं सदी में पाइपलाइनों के जाल ने इसे हर घर तक पहुंचा दिया। प्राकृतिक गैस कोयले और तेल की तुलना में साफ थी और इसने बिजली उत्पादन और घरेलू ईंधन में अपनी जगह बना ली। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, फ्रैकिंग जैसी नई तकनीकों ने शेल गैस के विशाल भंडार को दोहन योग्य बना दिया, जिससे अमेरिका जैसे देश ऊर्जा में आत्मनिर्भर होने लगे। लेकिन इन सब के बीच एक और क्रांति हो रही थी, बिजली की क्रांति। बिजली की कहानी उन वैज्ञानिकों की है जिन्होंने प्रकृति के छिपे हुए नियमों को समझा। 18वीं सदी के अंत में लुइगी गैल्वानी ने देखा कि बिजली के झटके से मेढक की टांगें हिल जाती हैं। एलेसेंद्रो वोल्टा ने पहली बैटरी बनाई, जिसे वोल्टाइक पाइल कहा गया। लेकिन असली सफलता 1830 के दशक में माइकल फैराडे ने दी। उन्होंने दिखाया कि चुंबकीय क्षेत्र को बदलकर बिजली पैदा की जा सकती है। यही वह सिद्धांत था जिस पर आज के सारे जनरेटर काम करते हैं। फैराडे के काम ने बिजली को प्रयोगशाला से बाहर निकाला। 1879 में थॉमस एडिसन ने प्रैक्टिकल इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब का आविष्कार किया। उन्होंने 1882 में न्यूयॉर्क शहर में पहला सेंट्रल पावर स्टेशन स्थापित किया, जिसने पर्ल स्ट्रीट के आसपास के इलाकों को रोशन कर दिया। लेकिन एडिसन का डायरेक्ट करंट डीसी सिस्टम सीमित था। यह लंबी दूरी तक बिजली नहीं पहुंचा सकता था। यहाँ पर निकोला टेस्ला ने कहानी में प्रवेश किया। टेस्ला, जो एक समय एडिसन के साथ काम करते थे,
ने अल्टरनेटिंग करंट एसी की शक्ति को पहचाना। एसी सिस्टम से बिजली को ट्रांसफार्मर की मदद से बहुत दूर तक भेजा जा सकता था। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला की तकनीक को अपनाया और नियाग्रा फॉल्स जैसी विशाल जलविद्युत परियोजनाओं ने दिखा दिया कि एसी सिस्टम ही भविष्य है। धीरे धीरे बिजली ने घरों, कारखानों और शहरों को जीत लिया। आज हम बिना सोचे स्विच दबाते हैं, लेकिन ये सब उन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत का परिणाम है जिन्होंने बिजली को हमारी मुट्ठी में थमाया। 20वीं सदी की सबसे चौंकाने वाली ऊर्जा खोज थी परमाणु ऊर्जा। 1938 में जर्मन वैज्ञानिकों ओटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन ने यूरेनियम के विखंडन की खोज की। लीज मीटनर और ओटो फ्रिश ने इस प्रक्रिया को समझाया और दुनिया को पता चला कि परमाणु के अंदर अपार ऊर्जा छिपी है। ये वही खोज थी जिसने परमाणु बम और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग में लाने की होड़ लग गई। एनरिको फर्मी ने 1942 में दुनिया का पहला नियंत्रित परमाणु रिएक्टर बनाया। 1950 के दशक में पहले वाणिज्यिक परमाणु संयंत्र चालू हुए। परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ था भारी मात्रा में बिजली बिना कार्बन उत्सर्जन के। एक छोटा सा यूरेनियम पैलेट इतनी ऊर्जा पैदा कर सकता है जितनी 1 टन कोयले से नहीं होती। ये सपना था असीमित स्वच्छ ऊर्जा का, लेकिन ये सपना जल्द ही दुस्वप्न बन गया। 1979 में अमेरिका के 3 माइल आइलैंड संयंत्र में दुर्घटना हुई। 1986 में चेरनोबिल में हुआ विस्फोट जिसने यूरोप के बड़े हिस्से को रेडियोधर्मी बना दिया। 2011 में जापान के फुकुशिमा में सुनामी ने संयंत्र को तबाह कर दिया। ये घटनाएं साबित करती हैं कि परमाणु ऊर्जा के साथ जो जोखिम जुड़ा है वो बहुत बड़ा है। रेडियोधर्मी कचरे का निपटान भी एक गंभीर समस्या है। यह हजारों सालों तक खतरनाक बना रहता है। जनता के मन में परमाणु ऊर्जा के प्रति डर और संशय बना हुआ है। इन सबके बीच एक नई उम्मीद जगी, नवीकरणीय ऊर्जा की। सूरज, हवा, पानी और धरती की गर्मी ये वे स्रोत हैं जो कभी खत्म नहीं होते। सोलर एनर्जी ने सबसे तेज प्रगति की है। फोटोवोल्टिक सेल्स जो सूरज की रोशनी को सीधे बिजली में बदलते हैं अब इतने सस्ते हो गए हैं कि घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना आम बात हो गई है। दुनिया के सबसे बड़े सोलर फार्म रेगिस्तानों में फैल रहे हैं और पतली फिल्म वाली तकनीक ने सोलर को और भी लचीला बना दिया है। हवा की ताकत भी कम नहीं है। पवन चक्कियां जो कभी पानी खींचने के काम आती थीं आज विशाल टरबाइनों में बदल गई हैं। ऑनशोर और ऑफशोर विंड फार्म समुद्र के किनारे और समुद्र के अंदर भी बन रहे हैं। इन टरबाइनों के ब्लेड इतने बड़े होते हैं कि इनकी लंबाई फुटबॉल के मैदान के बराबर होती है। हवा की अनियमितता को ध्यान में रखते हुए अब स्मार्ट ग्रिड और बैटरी स्टोरेज तकनीकें विकसित की जा रही हैं ताकि हवा न होने पर भी बिजली मिलती रहे। जल विद्युत सबसे पुरानी और सबसे विश्वसनीय नवीकरणीय ऊर्जा है। बांध बनाकर नदियों के बहाव को रोका जाता है और पानी के दबाव से टरबाइन घुमाए जाते हैं। चीन की 3 गॉर्जस डैम दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है जो इतनी बिजली पैदा करती है कि लाखों घर रोशन हो सकते हैं। छोटे पैमाने पर भी जल विद्युत संयंत्र लगाए जा रहे हैं जिनका पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है। भूतापीय ऊर्जा धरती के अंदर की गर्मी का उपयोग करती है। ज्वालामुखी क्षेत्रों में जमीन के नीचे गर्म पानी और भाप के भंडार होते हैं। इन्हें खोदकर टरबाइन चलाए जाते हैं। आइसलैंड जैसे देश तो अपनी लगभग सारी बिजली भूतापीय स्रोतों से ही बनाते हैं। नई तकनीकों से अब ऐसे कृत्रिम जलाशय भी बनाए जा रहे हैं जिससे भूतापीय ऊर्जा का दायरा बढ़ रहा है। इन सबके पीछे बड़ी ताकत है सरकारी नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की। पेरिस समझौते ने दुनिया भर के देशों को कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। कई देशों में सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी दी जाती है और कोयला आधारित बिजली घरों को बंद किया जा रहा है। ये बदलाव तेजी से हो रहा है और अब नवीकरणीय ऊर्जा की लागत जीवाश्म ईंधन के बराबर या उससे भी कम हो गई है। लेकिन भविष्य की चुनौतियां कम नहीं हैं। ऊर्जा भंडारण सबसे बड़ी चुनौती है। सूरज रात में नहीं चमकता, हवा हमेशा नहीं चलती, इसलिए हमें बेहतर बैटरियों की जरूरत है। सॉलिड स्टेट बैटरी, लिथियम सल्फर बैटरी और यहाँ तक कि फ्लो बैटरी जैसी नई तकनीकें विकसित की जा रही हैं। ये बैटरियां ज़्यादा ऊर्जा स्टोर कर सकेंगी, ज़्यादा दिन चलेंगी और सुरक्षित भी होंगी। स्मार्ट ग्रिड भविष्य की एक और ज़रूरत है। आज के पावर ग्रिड पुराने हैं और नवीकरणीय ऊर्जा की अनियमितता को संभालने में असमर्थ हैं। स्मार्ट ग्रिड डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हैं जो बिजली की मांग और आपूर्ति को रियल टाइम में संतुलित कर सकते हैं। स्मार्ट मीटर हर घर में लगेंगे और लोग अपनी बिजली की खपत को ऑनलाइन देख सकेंगे। हाइड्रोजन भी एक आशाजनक विकल्प है। इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए पानी से हाइड्रोजन बनाया जा सकता है और फिर उसे ईंधन सेल में जलाकर बिजली पैदा की जा सकती है। हाइड्रोजन को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना आसान है और ये प्राकृतिक गैस की जगह ले सकता है। जापान और जर्मनी जैसे देश हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सभी नई तकनीकों के साथ एक बड़ी बाधा है, आर्थिक और राजनीतिक। जीवाश्म ईंधन उद्योग विशाल है और उसके पास भारी संसाधन है। कई देशों की अर्थव्यवस्था तेल और गैस पर निर्भर है। इन उद्योगों को बदलना या उनकी सब्सिडी हटाना बेहद मुश्किल है। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जमीन, परमिट और स्थानीय समुदायों का सहयोग भी जरूरी है।
ऊर्जा का सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव भी उतना ही गहरा है। जहां एक तरफ ऊर्जा ने अर्थव्यवस्था को बढ़ाया, वहीं दूसरी तरफ इसने जलवायु परिवर्तन का संकट खड़ा कर दिया। कोयला, तेल और गैस जलाने से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड ने धरती का तापमान बढ़ाया है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और चरम मौसम की घटनाएं बार बार हो रही हैं। ये सिर्फ पर्यावरणीय नहीं, बल्कि मानवीय संकट भी है। गरीब देश और गरीब समुदाय इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जबकि उनका उत्सर्जन सबसे कम है। कोयला खदानों के पास रहने वाले लोगों के फेफड़ों में धूल भर जाती है। तेल रिसाव से समुद्री जीवन तबाह हो जाता है। बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं के लिए लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। ये सब हमें बताता है कि ऊर्जा का संक्रमण सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का भी सवाल है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वच्छ ऊर्जा का लाभ सबको मिले और जो लोग पारंपरिक ऊर्जा उद्योगों पर निर्भर हैं, उनके लिए वैकल्पिक रोजगार के अवसर हो। रिचर्ड रोड्स की यह किताब हमें एक साफ संदेश देती है। ऊर्जा हमारी सभ्यता की धुरी है। हमने लकड़ी से कोयले की ओर, कोयले से तेल की ओर और तेल से बिजली और परमाणु की ओर बढ़ते हुए अपनी ज़रूरतों को पूरा किया है। लेकिन हर कदम के साथ हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आज हम एक नए मोड़ पर हैं। हमें यह तय करना है कि हम अपने भविष्य की ऊर्जा कैसे प्राप्त करेंगे। क्या हम उसी रास्ते पर चलेंगे जिसने धरती को गर्म किया है, या हम नवीकरणीय ऊर्जा और नई तकनीकों के सहारे एक स्थायी दुनिया बनाएंगे? यह फैसला सिर्फ सरकारों या वैज्ञानिकों का नहीं है, यह हम सबका है। हमारी ऊर्जा की आदतें, हमारी खपत, हमारी मांगें, ये सब मिलकर भविष्य का चित्र बनाते हैं। जैसा कि रोज बताते हैं, ऊर्जा का इतिहास मानवीय सरलता और जिम्मेदारी की कहानी है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम हवा से बिजली बना सकते हैं या सूरज की किरणों से पूरा शहर रोशन कर सकते हैं, लेकिन आज यह संभव है। अब जरूरत है इस संभावना को हकीकत में बदलने की, और साथ ही ये सुनिश्चित करने की कि यह बदलाव न्यायसंगत और सबके लिए हो। तो दोस्तों, ये थी ऊर्जा की यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो अभी खत्म नहीं हुई है। हमारे पूर्वजों ने आग जलाई, हमने कोयला जलाया, और अब हम सूरज और हवा की शक्ति को अपना रहे हैं। अगली पीढ़ी शायद ऐसी ऊर्जा का उपयोग करे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन एक बात हमेशा सच रहेगी, ऊर्जा हमें जोड़ती है, हमें शक्ति देती है, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस शक्ति का उपयोग बुद्धिमानी से करें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।